हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। DSSSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करके देख रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी प्रैक्टिस है। अब हमारे पास 2 या 3 दिन है। जितने ज़्यादा हम MCQs करके देखेंगे तो हमारी जो गति है क्वेश्चन पेपर करने की वो बढ़ेगी और हमें एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और समझ के किस तरह से आंसर किया जाता है। कई बार क्या है, हम हड़बड़ी में क्वेश्चन को गलत पढ़ देते हैं और आंसर गलत कर आते हैं। तो इससे पहले क्या है, ये गलतियां हमारी एग्जाम में ना पहुंचे तो हम प्रैक्टिस सेट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक बाल्यकाल विकास के लिए पाठ्यक्रम ढांचे में विकासात्मक उद्देश्य डैश की ओर है। क्या पूछा जा रहा है, इतना घुमा रखा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें अगर बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो पाठ्यक्रम जो ढांचा है उसका जो विकासात्मक उद्देश्य है वो किसकी ओर इशारा करता है। बच्चे के हमने पढ़े थे 4 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, कोग्नेटिव मेंटल से ही जुड़ता है और सोशल और इमोशनल। तो इसमें क्या है, विकासात्मक उद्देश्य क्या है, हर बच्चे के हर लेवल पर बच्चे के चारों तरह का चहुमुखी विकास करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। तो चारों आएगा उक्त सभी। भौतिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव, ये मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ता है, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 102 है, ये पोस्ट स्पेसिफिक लिखा हुआ है। डैश की शिक्षा अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, यानी 4 तरह के सब्जेक्ट दे रखे हैं। हमें कौन सी शिक्षा देंगे हम बच्चे में जो मोरल वैल्यू को विकसित करेगी। तो समाजशास्त्र मत लगा देना यहाँ, क्योंकि इतिहास के अंदर ही हम अपने वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो इतिहास सिखा के हम बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास करवा सकते हैं। नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये तीनों सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। इतिहास हमारा बहुत वास्ट है, इतिहास से ही हमें हमारी कल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये चीज़ें हमें, ठीक है, ऐसे होती थी। हमें किसी भी कल्चर को फॉलो करते हैं तो हर तरह की जानकारी, नैतिक मूल्यों की जानकारी हमें अपना इतिहास ही बताता है। नेक्स्ट है, डैश ऊंचाई और आकार के संदर्भ में मापने योग्य एक परिवर्तन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कितनी डिफ़िकल्ट है, लेकिन सामान्य चीज़ पूछी गई है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम माप सकते हैं। और एक परिवर्तन होता है, हमें पता है विकास में हमेशा परिवर्तन होता है, निरंतर चलती रहती है, लेकिन विकास की हाइट नहीं माप सकते, साइज नहीं माप सकते, इसी तरह मैच्योरिटी की भी नहीं माप सकते। तो सीधा सीधा ऑप्शन रहेगा वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि की, ग्रोथ की हम क्या है, ग्रोथ को ऊंचाई, बच्चे की ऊंचाई भी माप सकते हैं हम, ठीक है। बच्चे का साइज भी माप सकते हैं, मोटा है, लंबा है, पतला है, सारी चीज़ें माप सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट है, अध्ययन की प्रक्रिया जहाँ तक संभव हो आनंददायक होनी चाहिए, यानी बच्चा क्या है जब पढ़ रहा है वहाँ क्या है, बच्चे को इंजॉय आना चाहिए और बच्चे को वहाँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी शर्म साध्य नहीं होनी चाहिए। तो ये शब्द किसके हैं, ये महात्मा गांधी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को विश्व की व्याख्या के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट है जो विश्व की व्याख्या करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह एक संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल मैथ आ जाएगा, गणित आ जाएगा। गणित ही एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे पर डे सुबह हम कितने बजे उठे, ठीक है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने बजे हम वापस आएंगे। तो मैथ हमारी हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है गणित, और गणित के हिसाब से ही हम विश्व की व्याख्या करना सीख सकते हैं। तो ये गणित को क्या है, वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए एज ए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, एक भाषा को सीखने का पहला कदम क्या है। बिल्कुल सुनना, सबसे पहले बच्चा सुनेगा जो न्यूबॉर्न बेबी है, फिर क्या है, स्पीक करना सीखेगा, फिर रीडिंग करना सीखेगा, सबसे बाद में फिर राइटिंग करना सीखेगा। पहला कदम होगा सुनना, यानी श्रवण कौशल, ठीक है, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है, ड्रामा को एक भाषाई गतिविधि के रूप में प्रयोग करने के लिए 2 लक्षणों का समावेशन किया जाता है, यानी ड्रामा है, ड्रामा को हम क्या है, बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, एज ए भाषा के रूप में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो कौन से 2 लक्षण होने चाहिए जिससे बच्चा क्या है, लैंग्वेज को सीख सके। नंबर 1 क्या है, मुक्ति और आनंद, यानी क्या है, बच्चा खेल खेल में, ड्रामा के माध्यम से बच्चे को फ्रीडम दी जाए और इन्जॉयमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्ति और आनंद, बच्चे को फ्रीडम
फ्रीडम आज़ादी भी लिखा आ सकता है, स्वतंत्रता भी लिखा आ सकता है, मुक्ति भी लिखा आ सकता है। और एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इंग्लिश का वर्जन ज़रूर चेक कर लें। आनंद, ठीक है, एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषाई निपुणता में शामिल 2 तत्व है, यानी हमें लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी होगी भाई, हमें क्या है, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। परवाह और सटीकता सही है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा में दक्ष नहीं हो सकते। और जो शब्द हम बोल रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नहीं, 1 मिनट, परवाह और सटीकता होना चाहिए, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, इसका ये रहेगा परवाह और सटीकता होनी चाहिए, ठीक है, यानी फ्लुएंसी, और जो शब्द हम बोल रहे हैं वो सटीक होने चाहिए, सही समझ में आने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक गुण नहीं है, ये एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है या है पूछा जा रहा है। यह क्या है कि हम बायलिंगुअल है, बायलिंगुअल मेथड है, उसका कौन सा एक गुण नहीं है। यह भाषण अभ्यास पर जोर देता है, बिल्कुल, कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उस पर जोर देगा, तो ये तो गुण है, ठीक है, गुण नहीं पूछा है। ये तो विद्यार्थी निष्क्रिय अध्येता होते हैं, बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी पैसिव लर्नर कैसे हो सकता है। अगर विद्यार्थी को यहाँ हमने पैसिव बना दिया तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, लेकिन आगे के भी पढ़ेंगे हम। अगर विद्यार्थी को क्या है हम पैसिव लर्नर बना देंगे तो बच्चा द्विभाषी कैसे बनेगा, ठीक है, बायलिंगुअल कैसे हो जाएगा। इसमें विशेषतः प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, गुण नहीं है, ठीक है। यह शिक्षक का समय, ऊर्जा और श्रम बचाता है, ये चीज़ क्या है, उल्टी दे रखी है इन्होंने, 1 मिनट, यहाँ ना इन्होंने मेरे हिसाब से उल्टा पूछ रखा है, इन्हें पूछना चाहिए कि कौन सा गुण है, पूछना चाहिए। मुझे ये तीनों आंसर है ये नेगेटिव लग रहे हैं, ठीक है। यह शिक्षक का समय, ऊर्जा और श्रम बचाता है। अगर बच्चे को द्विभाषा सिखाई जा रही है तो वहाँ तो समय लगेगा, बचेगा कैसे, पर शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और विद्यार्थी निष्क्रिय अध्येता नहीं हो सकता। तो ये क्या है यह भाषण अभ्यास पर जोर देता है, ये है के हिसाब से होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक बार आप खुद देख लेना, चेकआउट कर लेना, मेरे हिसाब से तो है पूछा जाएगा कि द्विभाषी विधि का कौन सा गुण होगा, यह भाषण अभ्यास पर जोर देता है। बाकी ये नेगेटिव आंसर लग रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर बताइएगा। पुस्तक गणितीय खोज डैश का योगदान है, यानी जो गणितीय खोज है वो किसने लिखी है, जॉर्ज पोल्या ने लिखी है। ये काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे है पर्यावरण विज्ञान को एक डैश समाज बनाने में एक स्थायी निवेश के रूप में वर्णित कर सकते हैं, यानी क्या है कि पर्यावरण विज्ञान को समाज में स्थायी बनाना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, परिवर्तनशील होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, धारणीय होना चाहिए। यानी समाज है ना, समाज बनाने में एक स्थायी निवेश कर रहे हैं तो वो क्या है, हर कोई उसे धारण कर सके, सस्टेनेबल होना चाहिए, ये चीज़ है। इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, ठीक है, वो धारणीय होना चाहिए। परिवर्तनशील और धारणीय दोनों मत लगा देना, ठीक है, समाज हमेशा बदलेगा। पर्यावरण विज्ञान को एक धारणीय समाज बनाने में एक स्थायी निवेश के रूप में वर्णित कर सकते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल होना चाहिए। DSSB ने यही माना था। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टांत का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, गैर मौखिक दृष्टांत नहीं होगा, ठोस दृष्टांत भी होगा, मौखिक भी होगा और चित्रात्मक भी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके, ये सीटेट में ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती तो इसलिए डिटेल में नहीं करेंगे इसको। आज शिक्षा में अत्यधिक शक्तिशाली आंदोलन की ओर है, क्या है अत्यधिक शक्तिशाली आंदोलन, किस चीज़ में आज शिक्षा पर किस चीज़ पर बल दिया जा रहा है कि बच्चा क्या है सक्रिय अध्ययन करे, लर्निंग बाय डूइंग करे। शिक्षक क्या है, शिक्षक केवल बच्चे को परामर्श करे यहाँ, ठीक है, एक सुविधादाता के रूप में हो, बच्चे को गाइडेंस करे वो, ठीक है, ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि सक्रिय अध्ययन की ओर है आज की जो शिक्षा है। फिर नेक्स्ट क्या है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से एक चीज़ क्या शामिल नहीं है,
पाठ्यक्रम भार में वृद्धि, अगर करिकुलम बढ़ा देंगे, करिकुलम की वेटेज बढ़ा देंगे तो ये क्या है, ये बच्चे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में उबाऊ हो जाएगी और बच्चा क्या है, अच्छे से सीख नहीं पाएगा। बच्चे को मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करवाया जाए, मैच्योरिटी के हिसाब से काम करवाया जाए। अध्ययन अध्यापक पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अनुकूल अध्ययन वातावरण होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अध्येता और शिक्षक होना चाहिए कि यानी जो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें सिर्फ शिक्षक होगा, कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं होगा, तो फिर उस प्रोसेस का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। पाठ्यक्रम भार में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, करिकुलम की वेटेज नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षा की जो पारंपरिक विधियां हैं निम्न में से कौन सी है भाई, व्याख्यान लेक्चर मेथड है जो सबसे पुराना है हमारा, जो गुरुकुल टाइम में चलता था, याद रखेंगे। डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ये जो दृष्टांत मेथड है ये बाद में आए, सबसे पहले लेक्चर मेथड ही चलते थे। पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मेथड पूछा गया है यहाँ। फिर क्या है आगे, अन्योन्य क्रियात्मक शिक्षण के चरण है, दे रखे प्रदर्शन है, मामला अध्ययन है और नोट समीक्षा है या उपयुक्त सभी है। या क्या है, अन्योन्य क्रियात्मक शिक्षण के ये सभी है, प्रदर्शन भी करेंगे, मामले के ऊपर अध्ययन भी करेंगे और समीक्षा भी करेंगे, नोट लिखेंगे उसके ऊपर, तो सारी चीज़ें ये सही होगी अन्योन्य क्रियात्मक चरण की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है, यानी क्या है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर करता है। ये किसका कहना है, ये पियाजे का कहना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा क्या है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर करता है, जो देखता है वही करता है। ये हमने पढ़ा है, ये पियाजे के सीधा क्या है, पियाजे के व्यवहार से जुड़ता है। बंडूरा मत कर देना, यहाँ बंडूरा ने इमिटेशन किया है। बंडूरा क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है, देख के नकल करेगा, अनुकरण करेगा बच्चा, सेम टू सेम डिटो। लेकिन यहाँ बच्चा क्या है, यहाँ रिफ्लेक्सिव व्यवहार करेगा बच्चा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव व्यवहार अलग होता है, बच्चे का जो मानसिक संक्रियाओं से जुड़ता है, बच्चा अपनी सेंसेस के माध्यम से यहाँ सीखता है। लेकिन बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वहाँ बच्चा इमिटेशन करके सीखेगा। विकास की दिशा सिर से अंगों की ओर यथा अनुदैर्घ्य धुरी में होती है, डैश कहलाती है। देखो लैंग्वेज देखो कितनी डिफिकल्ट दे रखी है और सीधा पूछ रखा है सिर से अंगों की ओर। हमने पढ़ा था सिर से अंगों की ओर जो विकास होता है वो सिफेलोकोडल कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएंगे। कोडोसिफेलिक क्या है, कोडोसिफेलिक वही होगा वो केंद्र से धुरों से केंद्रों की ओर होगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे, हृदय से बाहर की ओर होगा। फिर आगे आ जाइए, बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है, यह डैश का लक्षण है, यानी फिजिकल से सोशल एक्सपीरियंस है, जो रियलिटी से उसका कंसेप्ट बनाता है बच्चा, तो यह किसका लक्षण है, यानी क्या है, बच्चा बौद्धिक विकास अपना जो मेंटल लेवल है उसका विकास करने लगा है, बच्चा उस चीज़ का यूज करने लगा है। सीधा क्वेश्चन है, घुमा नहीं रखा। बालक एक गतिविधि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट तक बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, मिनट से ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकता। क्या पूछा जा रहा है, 10 से 15 मिनट तक। हम चाहे दुनिया भर की कोई भी एक्टिविटी करवाएं, लेकिन बच्चे का जो बिहेव है वो चंचल होता है व्यवहार, तो बच्चा क्या है, अगर अच्छी एक्टिविटी करवा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो 10 से 15 मिनट ही टिक कर बैठ जाएगा और 15 मिनट के बाद क्या है बच्चा फिर से इधर उधर बच्चे का दिमाग चला जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट है, ये मस्तिष्क की अवस्था है जो अध्येता की पसंद नापसंद दर्शाती है। अध्येता कौन भाई, अपना विद्यार्थी स्टूडेंट, जो बच्चा पसंद करता है, लाइक और डिसलाइक को दर्शाती है। तो ये रहने वाली है परिवर्ती, यानी अभिवर्ती भी बोला जाता है इसे, हमारा एटीट्यूड। ठीक है, हमारा एटीट्यूड कैसा है ये चीज़ दिखाती है हमारी पसंद और नापसंद। अध्येता हमारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो परिवर्ती है जो मस्तिष्क की अवस्था है जो पसंद और नापसंद को दर्शाएगी। नेक्स्ट है, पारिवारिक विषय पर गतिविधियों और अनुभव बच्चों में डैश को बढ़ावा देंगे, यानी हम परिवार से जुड़े कोई विषय पर गतिविधि करवा रहे हैं और उससे बच्चे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो उससे हम बच्चे में क्या चीज़ को बढ़ावा देंगे, स्व जागरूकता, यानी बच्चे को क्या है, सेल्फ अवेयरनेस आएगी। यहाँ बच्चा अपने आप को जान पाएगा। अगर हम परिवार से जुड़े किसी भी
विषय पर बच्चे को एक्सपीरियंस देंगे और गतिविधि करवाएंगे। समझ और संप्रेषण और सामाजिकरण अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। परिवार से जुड़े मुद्दे हैं तो वहाँ सेल्फ अवेयरनेस आएगी, याद रखना ये चीज़। फिर क्या है, शिक्षक बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने वाला समाज का डैश है। क्या है भाई, शिक्षक है, शिक्षक तो ऑलरेडी है, ये तो हो ही नहीं सकता। एजेंट है, सुविधाकार है। सुविधाकार तो तब होगा जब वो बच्चे को किसी एक्टिविटी, बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है और उसमें क्या है वो मदद कर रहा है, सुविधाकार तो तब होगा। और लेकिन समाज का पूछा है, समाज का एक एजेंट होगा शिक्षक, ठीक है। समाज का एक एजेंट है शिक्षक, ताकि वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी उठा सके। यानी समाज का एजेंट है शिक्षक और वो बच्चे को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये काम है शिक्षक का, ठीक है। एक एजेंट है, सुविधाकार, प्रेरक नहीं है। ये एनसीएफ 2005 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे, लेकिन शिक्षक वैसे होता नॉर्मली समाज का एजेंट ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं यहाँ क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है भाई, जॉन डीवी, ठीक है। ट्राइपोरल जो थ्योरी है, प्रोसेस है, वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट है, डैश शिक्षा जीवनों उन्मुखी है। कौन सी शिक्षा है, शिक्षा क्या है, 3 प्रकार की होती है बिल्कुल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये याद रखेंगे, ठीक है। औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक तीनों होती है शिक्षा, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीनों तरीके से हम औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक, ये डिस्टेंस से जो एजुकेशन लेते हैं ना हम, जो इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो गई, डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़ता है। गैर औपचारिक याद रखेंगे। ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। यानी जो ट्रू है, जो सत्य शिक्षा है, वो किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विश्व को वेदांत का, भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने जब अपना भाषण दिया था शिकागो में, तभी से क्या है, इन्हें भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली देखने को मिलता है। फिर क्या है, डैश की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। यानी कोई भी नेशन है वो प्रोग्रेस कब नहीं कर सकता, सामाजिक प्रगति, राजनीतिक प्रगति, आर्थिक प्रगति। बिल्कुल पैसा नहीं होगा ना, पैसा ही सब कुछ है किसी भी देश के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है या रोजगार देने हैं या कुछ भी करना है, तो आर्थिक प्रगति के बिना कोई भी जो नेशन है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तकनीकी प्रगति चाहे ना भी हो उसके पास, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन रहेगा, आर्थिक प्रगति। आगे चलेंगे, डैश एक महत्वपूर्ण प्रचलन है जो नई सदी में विश्व को गहराई से प्रभावित कर रहा है। यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रचलन है जो विश्व को गहराई से प्रभावित कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण विश्व को गहराई से प्रभावित कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए, अध्ययन की विधि पहचानिए जो एक प्राकृतिक व्यवस्थापन में एक उभरती या महसूस की गई समस्या को सुलझाने के लिए की जा रही वास्तविक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। बिल्कुल क्या है, क्या पूछा जा रहा है, एक ऐसी विधि जो प्राकृतिक व्यवस्थापन में एक उभरती हुई या महसूस की गई समस्या को सुलझाने की जा रही वास्तविक जीवन की गतिविधियों से क्या संबंधित है, क्या संबंधित है अभी, परियोजना, ठीक है। किसी भी चीज़ पर हम पहले क्या है, परियोजना बनाते हैं, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे, परिकल्पनाएं बनाएंगे और जो समस्या का समाधान निकल के आएगा उनको अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे राइट ऑप्शन है जो वास्तविक गतिविधियों से संबंधित है, ये परियोजना है। ये TBLT की फुल फॉर्म पूछ ली भी सीधी, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ये फैक्चुअल है, ये याद रख लेना भाई। जन्म से प्रत्येक बालक की भाषा साक्षरता और डैश के लिए उच्च गुणवत्ता अध्ययन अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कि क्या है, प्रत्येक बालक की भाषा साक्षरता और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता अध्ययन अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। कि प्रत्येक जो बालक है वो क्या है, उसे पढ़ना लिखना आए, लैंग्वेज आए और गणित भी आए, क्योंकि गणित आज के समय की भरपूर डिमांड है। अगर बच्चे को मैथ नहीं आता तो वो दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं को भी समाधान नहीं कर पाएगा गणित, ठीक है। आगे चले, एक नवजात का मस्तिष्क
अत्यधिक प्रभावशील होता है और आरंभिक वर्षों के दौरान डैश सहित कुछ कौशल सिखाना अत्यंत आसान रहता है। कि कुछ हम कौशल सिखाएंगे तो क्या है, साक्षरता, लेखन और अध्ययन, इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नवजात है, वो न्यूबॉर्न बेबी है, तो सबसे पहले बच्चे को भाषा सिखाई जाए। ठीक है, भाषा सिखाई जाएगी तो बच्चा आपस में इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करेगा, अपने थॉट को बाहर निकालेगा, तो आपस में समाजीकरण हो जाएगा। अध्ययन करना, लेखन करना, साक्षरता है, ये बाद में आती रहेगी। साक्षरता की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बच्चा क्या है, शुरू में ही लिटरेट होना, पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, चाहे वो स्कूल जा रहा है या नहीं, जन्म से ही उसे शुरू हो जाती है ये चीज़। आगे चलें। विशेषज्ञों ने पाया कि सफलतापूर्वक पढ़ने और लिखने के लिए आरंभिक वर्षों में बच्चे को डैश में महारत हासिल करनी चाहिए। किस में महारत हासिल करनी चाहिए भाई? भाषा आनी चाहिए। शुरुआत में बच्चे को भाषा आएगी तो बच्चा अपने जो थॉट है, विचार है, उनको बाहर निकाल लेगा। और फिर क्या है, कूट संबंधित, ठीक है, कई ऐसे सिंबल भी सिखाए जाने चाहिए। बच्चा यस, नो, लाइक, डिसलाइक, ऐसे कूट भी बताए जाने चाहिए बच्चे को, जिससे क्या है, बच्चा अपने जो थॉट है, विचार है, उनको उजागर कर सके। तो भाषा और कूट संबंधित राइट ऑप्शन इज डी रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। क्या भाई, गैर मौखिक और मौखिक क्या अभिव्यक्त होते हैं? देखते हैं, सुनते हैं और निष्पादन के माध्यम से गैर मौखिक चीज़ें अभिव्यक्त होती है। ठीक है, गैर मौखिक का कोई लेना देना या नहीं है। हम अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ बोल नहीं रहे। ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो गैर मौखिक के माध्यम से वहाँ हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आगे चलो। सुनने और बोलने के अभ्यास में डैश बात के अर्थ के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, अगर हम सुन रहे हैं और सुनने और बोलने का अभ्यास कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, अर्थ के लिए अगर हमें अर्थ समझना है तो वहाँ क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? स्वर शैली। ठीक है, स्वर शैली क्या होती है? एक मिनट, इंटोनेशन। ठीक है, इंटोनेशन अर्थ के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम सुन रहे हैं और बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, स्वर शैली इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ। नेक्स्ट है, डैश शब्दों का प्रयोग किए बिना संदेशों को भेजने की एक कला है। बिल्कुल, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, मूक अभिनय। ठीक है, ना हम कुछ बोल रहे हैं और मुंह भेजने की, बिना संदेशों के, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम एक्शंस कर रहे हैं, ये लिखा नहीं हुआ। भूमिका निभाना, कोई भी भूमिका निभाएंगे तो वहाँ बोलना पड़ेगा, शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा। नाटक में तो होता ही है सभी। मूक अभिनय में सिर्फ हम एक्शंस करते हैं, शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। पदक के दो प्रकार, अंतः पदक और दूसरा कौन सा होता है? आंतरिक पद। ठीक है, ये याद रखना, पदक लिखा हुआ है, यहाँ पद लिखा गया, आंतरिक पद। एक होता है अंतः पदक, एक होता है आंतरिक पद। ये जब DSSB की हम तैयारी करेंगे ना, और TGT की जो भर्तियाँ आई है तब करवाएंगे डिटेल में, क्योंकि सीटेट में ऐसी चीज़ें डिटेल में नहीं पूछी जाती। यहाँ देखो भाई, जो हमारा लैंगिक है, लैंगिक का जो टॉपिक है, सामाजिक संरचना, जो लिंग वाला टॉपिक है, यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSB में। लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित में से एक कार्य या व्यवहार सम्मिलित नहीं है, चाहे प्रत्यक्ष या निहितार्थ द्वारा। क्या चीज़ शामिल नहीं है कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट होती है उसमें, चाहे वो डायरेक्ट रूप से जुड़ी है या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी है? कौन सा व्यवहार? शारीरिक संपर्क या अग्रिम, ये तो है, सेक्सुअल हरेसमेंट है। यौन अनुग्रह हेतु मांग या अनुरोध, ये भी है। पोर्नोग्राफी दिखाना, ये भी है। लेकिन बुरी भाषा का प्रयोग करना, इसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लैंगिक सेक्सुअल हरेसमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बुरी भाषा का प्रयोग करना, राइट ऑप्शन सी रहेगा इसका। नेक्स्ट है, महिलाओं को समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14। ठीक है, कि महिलाएं भी समाज का हिस्सा है, वो पुरुष के इक्वल डिजर्व करती है हर चीज़। आगे चलिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न होते हैं, बिल्कुल हमें पता है। रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण करने के लिए एक अधिनियम आया जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्राप्त करता है। यह 2013 में पास हुआ था, ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शब्द जो लैंगिक भूमिका है, जो जेंडर रोल्स है, 1955 में, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो
जेंडर रोल है वो पहली बार शब्द कब प्रयोग किया गया, ये 1955 में प्रयोग किया गया, ये याद रखेंगे। और किसने किया, जॉन मनी ने किया, ठीक है। 1955 में पहली बार यूज हुआ जेंडर रोल्स, और 1955 में यूज किया, और किसने किया, जॉन मनी ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें सहायक होती है, समाचार पत्र होते हैं, बिल्कुल न्यूज़पेपर है, चित्र प्रदर्शनी, उपरोक्त सभी सारी चीज़ें क्या है, लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें सहायक होते हैं। नेक्स्ट है डैश भाषा अध्ययन के अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत पर आधारित है। क्या है भाई, भाषा का अध्ययन करवाना है तो कौन सा सिद्धांत है, समता आधारित भाषा अध्ययन, संप्रेषणीय भाषा अध्ययन, सहकारी भाषा अध्ययन, संज्ञानात्मक भाषा अध्ययन। तो संप्रेषणीय भाषा अध्ययन, जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें भाषा का ज्ञान होगा, ठीक है। अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन करना आपस में, ठीक है। इंटरेक्शन तभी होगा जब आपस में हम कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से, भाषा का अध्ययन तभी कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इन्होंने, वृद्धि और विकास को प्रभावित आनुवंशिकता करती है, इंटेलिजेंस करती है, सामाजिक प्रकृति करती है, उक्त सभी, तो सारे सभी करते हैं, बिल्कुल। फिर क्या है, जन्म लिंग निर्धारण या लिंग चुनाव के बाद कन्या भ्रूण को हटा देने का कार्य क्या कहलाता है, कन्या भ्रूण हत्या। ए और बी दोनों टिक मत करके आ जाना। कन्या शिशु हत्या अलग होती है, ठीक है, कन्या शिशु हत्या ये जन्म के बाद होती है ये, लेकिन लिंग निर्धारण या लिंग चुनाव के बाद पेट में ही बच्चे को हटा देना ये कन्या भ्रूण हत्या होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से एक गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्या चीज़ नहीं है भाई संबंधित, जो गैर औपचारिक शिक्षा है वो मैंने बताई थी, डिस्टेंस से जो एजुकेशन लेते हैं वो होती है गैर औपचारिक शिक्षा। यह अध्येता उन्मुख है, बिल्कुल, यहाँ जो स्टूडेंट है वही उन्मुखी होती है। यह परीक्षा उन्मुख है, यह जीवनोन्मुख है, यह आवश्यकता उन्मुख है। तो क्या चीज़ है, सेंटर में विद्यार्थी रहेगा ये भी सही है, लेकिन नहीं क्या है, ये सिर्फ परीक्षा पर बेस्ड नहीं है। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना तो ये क्या है, सिर्फ परीक्षाएं ले ली यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। ये जीवनोन्मुखी है, आवश्यकता है तभी हम पढ़ते हैं, और अध्येता उन्मुखी है। ये तीनों चीज़ें स्टिक बैठ रही है। क्या नहीं संबंधित है, यह परीक्षा उन्मुखी है, ये चीज़ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आगे, चर्चा करने के लिए छोटे समूह शिक्षण के एक शिक्षक कितने बालकों को शामिल कर सकता है। यानी छोटा समूह बनाना है, हमें किसी चीज़ पर डिस्कशन करना है तो शिक्षक कितने बालकों को शामिल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 होने चाहिए। बड़ा ग्रुप बना दिया तो डिस्टर्बेंस होगी भाई, चर्चा करवानी है तो ठीक है, आपस में सारे बड़े बड़े ग्रुप के बच्चे हैं जो आपस में इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, तो 4 से 6 बच्चे ही छोटे समूह शिक्षण के लिए उपयोगी होंगे। नेक्स्ट है, सीखे हुए का एक नई स्थिति में समस्या समाधान हेतु अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए पाने की क्षमता क्या कहलाती है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अनुप्रयोग ये भी पियाजे के सिद्धांत से जुड़ता है, अनुप्रयोग आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। नई समस्या का समाधान किया जाता है, नई स्थिति में समस्या समाधान हेतु पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए ये क्षमता कहलाएगी अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, वही सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कोड वर्ड से याद रख लेना। वही सेम चीज़ जो हमने पास्ट में सीखी थी वही सेम चीज़ अप्लाई करके नई समस्या का समाधान कर रहे हैं, एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, शिक्षण अध्ययन प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, असेसमेंट और मूल्यांकन इवेल्युएशन शामिल है। क्या कहलाएगा, ठीक है, ये बड़ी टर्म है, मूल्यांकन इवेल्युएशन कहलाएगा। यहाँ अगर असेसमेंट दिया होता तो उसको टिक करते हम, लेकिन यहाँ असेसमेंट नहीं है क्योंकि असेसमेंट सबसे बड़ी टर्म होती है। पर्यवेक्षण दे रखा है, परीक्षण और ये मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ें इवेल्युएशन में आएगी, तो राइट ऑप्शन मूल्यांकन रहेगा। नेक्स्ट है आगे, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा जा रहा है भाई, अनौपचारिक शिक्षा जो समाज में रहकर हम नेबर में पड़ोस में रहकर जो सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, इसका एक निश्चित लक्ष्य है, बिल्कुल कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, ठीक है। सत्य पूछा जा रहा है, यह एक संगठित संस्था शामिल है इसमें। संगठित संस्था तो गैर औपचारिक शिक्षा में शामिल होती है,
जैसे मैंने एक इग्नू का एग्जाम्पल दिया था। इसकी एक निश्चित शिक्षण विधि होती है, कुछ निश्चित शिक्षण विधि नहीं होगी। हर एक बच्चे को क्या है, समाज में कोई बच्चा कहीं से कुछ भी सीख रहा है, क्या है सत्य यह है, अचेतन अध्ययन उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अचेतन अध्ययन उपलब्ध करवाती है, अनकॉन्शियस माइंड यहाँ काम करता है, ये बात याद रखेंगे। ये निश्चित शिक्षण विधि औपचारिक में जुड़ जाएगी, और कोई संस्था अगर उसमें जुड़ी हुई है वो गैर औपचारिक होगी, और निश्चित लक्ष्य भी औपचारिक शिक्षा में होते हैं कि बच्चे का लवर डेवलपमेंट करना। ये अचेतन अध्ययन उपलब्ध करवाती है अभी कौन सी, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता और आकार लेता है, कि बच्चों की जो नॉलेज है, जो करैक्टर है, जो बिहेवियर है, वो किस में आकार ले लेता है, शिक्षा। बिल्कुल, एजुकेशन शिक्षित बोला जाता है। प्रशिक्षण अध्ययन विकास नहीं होगा, शिक्षा है। शिक्षा में ही बच्चे का व्यवहार ढलता है, चरित्र बनता है, ये चीज़ शिक्षा के अकॉर्डिंग ही व्यवहारगत हो जाती है। फिर क्या है, 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक है, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल है, यानी भाषाई कौशल शामिल है। अनुकूलन कौशल, संप्रेषण कौशल, लेखन कौशल शामिल नहीं होंगे। सामाजिक में भावनात्मक और संज्ञानात्मक में भाषाई कौशल शामिल होगा। अगर बच्चे को भाषा आएगी तभी क्या है, बच्चा समाज में भावनाओं से जुड़ेगा और मेंटली रूप से काम करना शुरू कर देगा। फिर आगे क्या है, सभी समस्याओं के हल की ओर ले जाने वाला सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। शिक्षा की यह संकल्पना किसने दी? अभी टैगोर ने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है ये बात, कि क्या है, सभी समस्या, जितनी भी समस्याएं आ जाती है हमारे ऊपर, उनको हम सोल्व करते हैं शिक्षा के माध्यम से। ये वृहद मार्ग है, ये शिक्षा ही है, ये कहना है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है भाई, गणितीय संकल्पनाओं में महारत हेतु लगाने वाला शिक्षक और बालक के लिए मुख्य उपकरण क्या है, कि बच्चे को मैथ में मैथमेटिशियन बनाना है तो क्या चीज़ अच्छी होगी, मुख्य उपकरण कौन सा होगा, कौशल, प्रवृत्ति, भाषा, विश्लेषण। बिल्कुल बच्चे को क्या है, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, कौशल नहीं होगा, स्किल नहीं, प्रवृत्ति, एटीट्यूड नहीं होगी। अगर हमें महारत दिलवानी है तो शिक्षक और बालक के लिए मुख्य जो उपकरण है वो भाषा, कि टीचर है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, बच्चे के समझ में आ रही है ऐसी लैंग्वेज वो बोल रहा है, तभी बच्चे को वो क्या है, महारत हासिल करवा लेगा। नेक्स्ट है, वह कारक पहचानिए जो अध्ययन में विद्यार्थी की कठिनाई को प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल क्या है, बच्चा कोई भी पढ़ रहा है, बौद्धिक कारक प्रभावित करेगा, सामाजिक कारक प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा, ये उक्त में से कोई नहीं, ये नहीं तो नहीं पूछा जा रहा है। तो आर्थिक कारक क्या है, बच्चे के अध्ययन को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अध्ययन बच्चा अगर कोई गरीब घर का है वो भी पढ़ जाएगा, नो इश्यू कि उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्या है, आर्थिक कारक प्रभावित नहीं करेगा। आईक्यू भी प्रभावित करेगा, कैसा समाज है, कैसे समाज में रह रहा है, वो चीज़ें भी इफेक्ट डालेगी, लेकिन आर्थिक कारक प्रभावित नहीं करेगा। पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक में डैश वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व विकसित की जा सकती है, यानी 7 साल से पहले ये पूछा जा रहा है, विकसित कर सकते हैं। जो पियाजे का सिद्धांत था वहाँ क्या है, हमने पढ़ा था, उत्क्रमणशीलता नहीं पाई जाती थी बच्चों में। पूर्व संख्याएं संकल्पनाएं यही है, यानी बच्चे को उल्टी गिनती सिखाना। तो क्या है, 7 साल की एज के बाद हम पूर्व विकसित आयु प्राप्त करने से पहले विकसित की जा सकती है। 7 से पहले हम बच्चे को सिखा सकते हैं पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक में डैश वर्ष की आयु तक, 7 साल से पहले तक विकसित कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है, डैश के बीच बालक समान आकृतियों जैसे वर्ग हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल और समचतुर्भुज में सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है 7 से 8 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष तक तो नहीं होगा, पलटावी अवस्था के बारे में पता नहीं होता, उत्क्रमणशीलता के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन सही अंतर करने में 7 से 8 वर्ष का बच्चा है वो पहचान सक्षम हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, 7 से 8 वर्ष तक याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डैश टीम वर्क के द्वारा सीखने पर जोर देता है। क्या चीज़, अभी कोऑपरेटिव जो अध्ययन है, ये सहकारी अध्ययन है, ये टीम वर्क पर, कि हमें टीम में मिलकर काम करना चाहिए, ये कोऑपरेटिव अध्ययन है।
ठीक है, ये इस पर जोर देता है। निरंतर अध्ययन नहीं देता, कक्षा व्याख्यान नहीं देता, सहकारी अध्ययन देता है, इसमें याद रखना। कोऑपरेटिव, आगे चलेंगे, एक मिनट, कोऑपरेटिव, हाँ कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, भाषण जिसमें एक शिक्षक एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान देता है, कि एक घटना है और या एक सामग्री पर टीचर क्या है लेक्चर दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है, कथन यानी नरेशन कहलाती है। ये चीज़ याद रखना, एक घटना होती है या सामग्री, एक ही सामग्री पर व्याख्यान देता है, ये चीज़ कहलाती है कथन। चर्चा नहीं कहलाएगी। चर्चा दिया होता तो टॉपिक दिया होता कि टॉपिक पर चर्चा कर रहा है, दृष्टांत अलग होता है, व्याख्या अलग होती है। एक घटना या सामग्री पर एक व्याख्यान देता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्यान खुद ही लिखा गया है और चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या कहलाएगी, कथन कहलाएगी, नरेशन कहलाएगी, ये चीज़ पूछी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण का एक तरीका जो माध्यम और अध्ययन के अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोर देता है, डैश कहलाता है। क्या है, भाषा से संबंधित पूछा गया है, कोई तरीका है, अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोर देता है, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण कहलाएगा, आपस में कम्युनिकेट करना, ठीक है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, क्वेश्चन को समझ के फिर ही आंसर करना है। तो हम बच्चे को भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, भाषा का सिखा रहे हैं, तो एक ऐसा माध्यम होना चाहिए हमारे अध्ययन के अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में कि क्या है, हम इंटरेक्शन कर सके। तो स्थितिपरक भाषा शिक्षण नहीं है कि जो परिस्थिति है उसके हिसाब से भाषा सिखाई जाए। समग्र भाषा शिक्षण, एकदम से सारी ही भाषा न सिखाई जाए। संप्रेषण करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे बच्चे के एक दूसरे के साथ, तो वहाँ क्या है, हम भाषा शिक्षण आसानी से करवा सकते हैं बिना कोई मेथड के। नेक्स्ट है, आप खुद भी पढ़ते रहिए साथ के साथ ताकि समझ विकसित हो आपकी कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका इन संवेदनशील अवधियों के प्रति जागरूक होने और बालक को उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने का पूर्ण अवसर देने का माहौल बनाने की है जिनमें वो रुचि लेता है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है। ये शब्द किसके है भाई, मारिया मोंटेसरी के, कि जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो हर एक वातावरण से सीखता है, ये कहना है हमारी मारिया मोंटेसरी का। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका इन संवेदनशील अवधियों के प्रति जागरूक होने और बालक को उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने का पूर्ण अवसर देने का माहौल बनाने की है जिसमें वो रुचि लेता है। कि दोनों की जिम्मेदारी है, शिक्षक की और पेरेंट्स की, कि उन चीज़ों के प्रति वो संवेदनशील रहे जिसमें बच्चे की क्या है, रुचि है, और वो वातावरण में रहकर सीखे। ये शब्द कहने हैं मारिया मोंटेसरी के, ठीक है। राइट ऑप्शन इज बी। फिर नेक्स्ट है, डैश तब होता है जब एक बालक बोध हुई वस्तु को अंतस्थ करने का प्रयास करते हुए दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन से टकराता है, ठीक है। ये तो सीधा सीधा ही पूछ लिया यहाँ इन्होंने, संतुलन ही आएगा, इक्विलिब्रेशन आएगा। जब एक बालक बोध हुई वस्तु को अंतस्थ करने का प्रयास करते हुए दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। एक मिनट, तो यहाँ संतुलन ही आएगा, समायोजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, संतुलन से टकरा रहा है। वहाँ हमने पढ़ा था कि स्कीमा में बच्चे ने चेंज नहीं किया, पियाजे के सिद्धांत में सेम स्कीमा का यूज करते हुए बच्चे ने माँ के दूध से बोतल का दूध पीना सीख लिया। तो वहाँ बच्चे की स्कीमा में चेंज नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ तो इससे बच्चा क्या है, संतुलन की स्थिति में आ गया। और जहाँ बच्चे को स्कीमा में चेंज करना पड़ता है, बच्चे के सामने समस्या आ जाती है, तो बच्चा क्या है, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है वहाँ। तो ये क्या कह रहा है, एक बालक बोध हुई वस्तु को अंतस्थ करने का प्रयास करते हुए दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन से टकराता है। दो प्रक्रियाएं हैं सेम, जैसे पहले बच्चा माँ का दूध पीता था, अब बोतल से पी रहा है, तो दोनों कंडीशन सेम है और दोनों में स्कीमा एक लगी है। तो बच्चा यहाँ क्या है, इक्विलिब्रेशन से टकराता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बालक की सोच बोध और डैश की प्रक्रिया से आरंभ होती है। बच्चे का जो कंसेप्ट है ये भावनाओं की प्रक्रिया। सबसे पहले बच्चे की भावनाएं अटैच होती है माता के प्रति, लाड, ठीक है। वो शुरुआत में अपनी मम्मी को पहचानना शुरू कर देता है। प्रतिनिधित्व, समस्या समाधान और सोच, तो ये चीज़ें बाद में आती है। बच्चे की भावनाएं होती है किसी भी चीज़ के प्रति। बच्चा चाहता है हर कोई उससे प्यार करे, सबसे पहले वो
दादी और माँ के पास ही रहता है, किसी तीसरे के पास नहीं जाता। तो ये चीज़ याद रखेंगे। बालक की जो सोच है वो बोध ऑलरेडी ही दे रखा है यहाँ, बोध सोच, ठीक है, चिंतन एक ही बात होती है, और भावनाएं के साथ आरंभ होती है बालक की जो सोच है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। ये क्या पूछा जा रहा है, जो इमेजिनरी जो खेल होते हैं ना, उनको अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए, कि बच्चा क्या है, खुद के खेल क्रिएट करे, इमेजिन कर करके ऐसे खेल खेले। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, इससे क्या होगा, बच्चे में भावनात्मक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, या कोई नहीं। तो बिल्कुल अगर बच्चा इमेजिन कर रहा है तो वहाँ सीधी बात है बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है, ठीक है। इमेजिन कर रहा है बच्चा, इमेजिन से अपने ही रूल्स बना रहा है, अलग अलग खेल्स बना रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये थे कुछ 166 क्वेश्चन, और मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो काफ़ी लंबी बड़ी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ 100 क्वेश्चन आपको करवाऊँगी तो आगे क्वेश्चन बहुत है, देख लीजिए आप, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए कल करेंगे बाकी जो क्वेश्चन रह गए, 1 मिनट, कल करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें।